नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज अपना प्री रीट 4 का पेपर चल रहा है। आप लोगों ने नहीं लिया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। प्री रीट 4 का पेपर अपना एप्लीकेशन पे चल रहा है, वहाँ पे आप दीजिएगा। आपकी तैयारी का आपको ज़रूर से ज़रूर पता लगेगा। 3 प्री रीट ऑलरेडी हो चुकी हैं, चौथा आज अपना चल रहा है। ठीक है, प्री रीट 4 का पेपर आज 4 तारीख है, तो आज ये पेपर हो रहा है, तो आप भी दे सकते हैं इसको। इसके अलावा रीट की हमारी टारगेट जो टेस्ट सीरीज है साथियों, वो स्टार्ट हो चुकी है कल 3 तारीख से। एक पेपर उसका हो चुका है, दूसरा पेपर 5 तारीख को आएगा। तो अगर आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 10 टोटल आपको कंप्लीट सिलेबस के पेपर मिलेंगे मात्र 100 रुपये में, और निश्चित रूप से आपको बेनिफिट उससे मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल रीट के अकॉर्डिंग उसमें प्रश्न है और ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और अभी अपन इस वीडियो में साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के को कर रहे थे, और इसमें अपन ने 2 वीडियोस बन चुके हैं अपने। तीसरा ये वीडियो अपना जिसमें अपन पौधे के विभिन्न भाग तथा सूक्ष्म जीव से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पुराने वर्षों में आए हुए हैं। इसके अलावा कल वाले वीडियो में 3 प्रश्नों में मुख्यतः आपके डाउट थे, क्वेश्चन नंबर 3, 33 और 38, तीनों को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इन्हीं को। प्रश्न नंबर सबसे पहले देखते हैं अपन 38। ठीक है, तो 38 नंबर था अपना, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खालिस्तान खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही आपका डाउट है, ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए मेरे पास जो बुक है जिससे मैं प्रश्न उठाता हूँ, अब इतने सारे क्वेश्चन हैं, उनको लिखना पड़ता, टाइप करना पड़ता, पूरा दिन निकल जाता है कलर वगैरह लगाने में इसमें थोड़ा सा, है ना। तो ध्यान नहीं जाता इतना ज़्यादा, थोड़ा सा हो जाता है किसी किसी प्रश्न में। तो आप डाउट डाल दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको क्लियर करते चलेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, सोडियम एवं पोटेशियम। ठीक है, कर लीजिएगा इसको करेक्शन। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर 33 में प्रश्न था कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब यहाँ पे आपका आंसर मैंने बताया था, केवल हरी पत्ती वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अपने को सही ऑप्शन बताना था, तो अपन ने यही बताया। जबकि केवल शब्द यहाँ पे लगा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सभी रंगों की पत्तियाँ जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। सीटेट में भी यही इसका आंसर जो ऑप्शन बी ही इसका आंसर माना गया है, ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी रंगों की पत्तियाँ जो चाहे पीले रंग की हो, ठीक है, उसमें आपका जो क्लोरोफिल है वो कम होगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। तो सभी रंग की पत्तियां करेंगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके अलावा अपना तीसरा प्रश्न था साथियों, 1 मिनट थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न अपना था, हाँ जी, ये था अपना तीसरा प्रश्न। इसमें यहाँ पे 12वीं क्लास की किताब का भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा कि उसमें क्या दिया गया है। डिटेल से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? यूपी टेट 2018 का प्रश्न, और इसका उत्तर सिलिकॉन ही माना गया साथियों। यूपी टेट में इस प्रश्न का उत्तर सिलिकॉन ही माना गया है। लेकिन निश्चित ही कैल्शियम एक वृहत मात्रिक पोषक तत्व है, वृहत मात्रिक है। लेकिन वृहत मात्रिक में भी अगर डिटेल में जाएं तो वृहत मात्रिक में भी द्वितीयक प्रकार का वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। ठीक है, तो इसको एक प्रकार से गौण पोषक तत्व भी बोला जाता है कैल्शियम को। और इसी दृष्टि से देखते हुए सिलिकॉन को यहाँ पे सही उत्तर माना गया था यूपी टेट में। ठीक है, लेकिन साथियों अपन राजस्थान बोर्ड की बात करें तो 2016 में जो प्रश्न आया था उसमें कैल्शियम को वृहत मात्रिक पोषक तत्व माना गया था, और मैग्नीज जो आपका होता है वो आपका सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व माना गया था। क्योंकि पूछा था कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, उसमें 2 तो आपके अदर ऑप्शन थे, एक मैग्नीज था और एक आपका कैल्शियम था। तो मैग्नीज उसका उत्तर था, यानी कैल्शियम को वृहत मात्रिक पोषक तत्व एक प्रकार से वहाँ माना गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी और डी दोनों ही सही है, क्योंकि सिलिकॉन भी कोई सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो सिलिकॉन भी सही है और कैल्शियम भी सही है, यानी सी और डी दोनों सही हैं। अब थोड़ा सा डिटेल से इसको अपन डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ठीक है, इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल से इसमें दिया हुआ है। हाँ जी, वृहत तथा सूक्ष्म पोषक तत्व, अनिवार्य पोषक तत्वों को पौधे में उपस्थिति उनकी मात्रा के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक तो वृहत और एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। इनको प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम सूक्ष्म भार में 1 से 10 मिलीग्राम अगर हो तो उसको अपन गुरु पोषक तत्व यानी कि वृहत मात्रिक या प्रधान मात्रिक तत्व कहते हैं। ये संख्या में 9 होते हैं, याद रखिएगा।
टोटल ये प्रधान मात्रिक तत्व कितने होते हैं, 9 होते हैं, और सूक्ष्म मात्रिक होते हैं टोटल 8। इस प्रकार से टोटल 17 तत्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके नाम आपको साफ साफ दे रखे हैं। आगे सूक्ष्म पोषक तत्व, इनको गौण पोषक या लघु पोषक तत्व भी बोलते हैं, अप्रधान तत्व भी इनको कहते हैं, और जिनकी मात्रा पौधे में 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम होता है। ठीक है, तो उसको अपन सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ पे इनके नाम वगैरह दिए गए हैं। और कभी कभी लोहा और बोरोन को मध्यवर्ती पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए आगे देखिए, एनपी तथा के, ठीक है, को नाइट्रोजन आपका, फास्फोरस हो गया, सॉरी नाइट्रोजन आपका, और ये पोटेशियम आपका हो गया। ठीक है, तो इनको जो अपन क्या मानते हैं, अपना फास्फोरस वगैरह को प्राथमिक वृहत मात्रिक पोषक तत्व मानते हैं, और आपका जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, सल्फर है, को अपन द्वितीयक वृहत मात्रिक पोषक तत्व मानते हैं। ठीक है, इसको गौण भी अपन बोलते हैं, गौण मात्रिक पोषक तत्व भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम देखिए गौण मात्रिक पोषक तत्व में आएगा, या एक प्रकार से द्वितीयक वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। ऊपर वर्णित 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी उच्च श्रेणी के पौधे के लिए लाभदायक हो पाए जाते हैं, जैसे सोडियम है, सिलिकॉन है आपका। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो भी आपका एक प्रकार से, सिलिकॉन ऐसा ही देखिए यहाँ लिखा हुआ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन भी एक लाभदायक जो है वो जरूर एक पोषक तत्व है उच्च स्तरीय पौधों के लिए। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये अपना प्रश्न था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा वो सी और डी दोनों ही साथियों बनेंगे। ठीक है, जो कि अपन ने यहाँ पे जो अपने पास दिया गया है, इस इमेज से अपन बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप, ये कक्षा 12 की किताब में से जो वो आपका डाउट क्लियर करने के लिए उठाया गया है। चलिए अभी आज के टेस्ट के लिए अपन आगे बढ़ते हैं, और अपना पहला प्रश्न देखिए, 1 मिनट, हाँ जी, प्रश्न नंबर 37, हाँ, प्रश्न नंबर 1 है अपना, आज का टॉपिक है पौधे के विभिन्न भाग तथा सूक्ष्म जीव। पहला प्रश्न आपका, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं एनाकोंडा, इसका उत्तर रहेगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे साथियों, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा अदरवाइज। एनाकोंडा इसका उत्तर होगा, सीधी सी बात है। इसकी लंबाई लगभग, औसत लंबाई लगभग 17 फीट होती है, लेकिन ये 30 फीट तक भी लंबे होते हैं। औसत लंबाई 17 फीट होती है। यीस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है, अल्कोहल के उत्पादन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये सीटेट 2018 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, बांस के पौधे की पत्तियों में सीरा विन्यास जड़ किस प्रकार के होते हैं। बांस के पौधे की पत्तियों में सीरा विन्यास और जड़ विन्यास कैसा होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समांतर सीरा विन्यास और रेशेदार जड़ होती हैं बांस में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, वर्ण पुष्पों का एक गुच्छा है। ये भी सीटेट 2016 में पूछा गया। तो सूर्यमुखी जो है साथियों, सूर्यमुखी एक एकल पुष्प नहीं है, बल्कि क्या है, एक पुष्पों का एक गुच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। जबकि गुलाब, धतूरा या चाइना रोज, जिसको अपन गुड़हल भी बोलते हैं, एकल विन्यास पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, स्तंभ ए स्तंभ बी से मिलान कीजिए, जिसमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए, स्तंभ बी में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनमें वे संबंधित हैं। दिए गए कूट में सही विकल्प आप सुनिए। सीटेट 2016 का प्रश्न। देखिए एस्परजिलियस आपका कौन सा होगा यहाँ पे, तो इसका जो सही कनेक्शन बनेगा वो किससे होगा। फिर लैक्टोबैसिलस क्या है, जीवाणु है या क्या है, शैवाल है, कवक है, पैरामीशियम क्या है आपका, स्पाइरोगायरा क्या है, तो सब बताए हुए हैं आपको। केवल एस्परजिलियस आपको ये नहीं बताया हुआ है। ये आपका क्या होता है साथियों, कवक होता है। ठीक है, तो पहले में ए का संबंध 3 से होगा। लैक्टोबैसिलस सबको पता है जीवाणु होता है। ठीक है, पैरामीशियम क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। स्पाइरोगायरा आपका क्या है, एक शैवाल है। तो 3 2 4 1 यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमन्थ यानी रूमिनेंट्स आएगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। ठीक है, रूमिनेंट ये रहेगा। जंतुओं का समुच्चय कौन सा है, तो जो जुगाली निकालते हैं, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं रूनिमेंट्स, जो जुगाली निकालते हैं। तो यहाँ पे बैल, भैंस हुआ, गाय हुआ, हिरन, ये सारे के सारे जुगाली निकालेंगे। बिल्ली नहीं निकालती, नहीं होगा, है ना।
तो कुत्ता नहीं निकालता, इधर कुत्ता आ गया, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। एक, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। दो, यह किसी दिए गए क्षेत्र में पादपों और प्राणियों की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है। तीन, यह किसी दिए गए क्षेत्र में पादपों और प्राणियों के विभिन्न स्पीसीज का उल्लेख करती है। चार, यह पशुओं के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे आपको सही कथन चुनना है, तो ऑप्शन जो है वो आपका दो सही होगा, केवल तीन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल तीन ही सही उत्तर है, क्योंकि विशेष स्पीसीज का नहीं है, विविध है ना, विभिन्न प्राणियों से संबंधित होगा। तो विशेष के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता जैव विविधता क्षेत्र, जैव विविधता ही नाम है तो वहाँ पे विशेष कैसे आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीन ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि तीसरा कथन आपका सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न अपन देखें, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों को और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप क्या पाएंगे? मूसला जड़ें और समांतर सिरा विन्यास, मूसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास, रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास, रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास। तो इसका उत्तर होगा रेशेदार तो होंगी इसमें जड़ें, और समांतर क्या होगा? सिरा विन्यास होगा। ठीक है साथियों, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि घास जो वो एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप ये होंगे। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जिस तालाब के जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन या क्लोरोफिल। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका होगा आयोडीन, ऑप्शन बी। क्योंकि जिस तालाब के जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण तभी होता है जब थायराइड ग्रंथि से पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन का स्रावण होता है, और थायराइड ग्रंथि के उचित रूप से क्रियाशील के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न, सीटेट 14-15 दोनों में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, यीस्ट, खटमल आदि, इनमें से परजीवी जीवों के नाम अपने को बताने हैं, उनको वर्गीकृत अपने को करना है। तो देखिए यीस्ट जो है वो क्या कोई परजीवी है? देखिए बिल्कुल भी परजीवी नहीं है। खटमल, जोंक, खटमल और जोंक निश्चित रूप से परजीवी हैं। अमरबेल भी परजीवी है। शैवाल नहीं है, लू नहीं है, ये जूं है। ठीक है, जूं सही लिखिएगा इसको, जूं। ठीक है, ये क्या है? जूं। तो जूं, अमरबेल, जोंक, खटमल ये अपना ही खून चूसते हैं। अमरबेल तो पादपों में होती है, लेकिन जूं हुई, जोंक हुई, ये खटमल, ये सारे के सारे आपके क्या परजीवी होंगे। छत्रक ये परजीवी नहीं है, मर्तजीवी है। लाइकेन ये एक प्रकार से आपका कवक और सहजीवन के रूप में ये आपका रहेगा, कवक और आपके शैवाल का। तो ऑप्शन आपका कौन सा? एक तो दो यहाँ पे है, एक तीन है, एक चार है और एक छः है। 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 कहाँ पे है? वही उत्तर होगा 2, 3, 4, 6। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अमीबा के पादाब किस में सहायता करते हैं? ये भी सीटेट 2014 का प्रश्न है। अमीबा के पादाब किस में सहायता करते हैं? तो ये करते हैं साथियों, गति देने और भोजन पकड़ने दोनों में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आहार नाल में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, ये प्रश्न मेरा आपको करवाया हुआ नोट्स में भी, और वैसे भी जब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी करवाया था। सीटेट 2014 का प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ग्रास नली जो ग्रसिका की भीति जो उसमें एक प्रकार से पेशियां संकुचन करती हैं। ठीक है, उसकी वजह से भोजन नीचे जाता है। ठीक है, यानी आहार नाली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति क्यों करता है? क्योंकि उनमें जो आपकी ग्रसिका है उसमें उसकी भीति की जो पेशियां होती है उसमें संकुचन होता रहता है और भोजन नीचे की तरफ जाता रहता है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है? यीस्ट, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या जीवाणु? तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है? वो है आपका जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी का उत्तर होगा। जीवाणु सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न,
पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रुधिर कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है, वो क्या है? ये भी आपको बताया हुआ है। दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अदरक रूपांतरण है, तो अदरक जो है वो साथियों आपके तने का रूपांतरण, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, सॉरी हाँ, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, यूपी टेट 2018 का प्रश्न, तो अंडाशय से उत्पन्न होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? म्यूटोन, इंट्रोन, कोडोन या एक्सोन? तो एक्सोन इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोडिंग करने वाले डीएनए के भाग को एक्सोन कहते हैं। यह एमआरएनए में रूपांतरित हो जाता है। किस में रूपांतरित हो जाता है? एमआरएनए में। ठीक है, एमआरएनए में ये रूपांतरित हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए इसके अलावा अपन 3 न्यूक्लियोटाइड्स का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है उसको अपन बोलते हैं कोडोन। क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। कोडिंग न करने वाले डीएनए के भाग को इंट्रोन कहा जाता है। म्यूटोन यह डीएनए का वह भाग है जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स इनकी आप बैक करके वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, प्रतिजैविक दवाएं किससे प्राप्त होंगी? तो यहाँ पे थोड़ा प्रश्न अधूरा रह गया है, पेनिसिलिन आएगा ये। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, तो ये आपकी पेनिसिलियम नामक कवक से, फफूंद से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, प्रोटिस्टा जगत के संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी कैसे होते हैं? तो प्रोटिस्टा जो जगत के होंगे वो साथियों आपके एक कोशिकी यानी एकल कोशिकी होंगे और यूकेरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक नहीं होते बल्कि यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इन जीवधारियों का एक कोशिकीय यानी कि कोशिकीय संगठन अति सरल होता है। इनकी कोशिका में सत्य यानी कि एक सत्य केंद्रक यानी कि बिल्कुल सही केंद्रक इसमें पाए जाते हैं, इसलिए यूकेरियोटिक प्रकार के जीव हैं। ये स्वपोषी या परजीवी या मर्तोपजीवी होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन प्रोटिस्टा जगत में देखें तो अमीबा, पैरामीशियम वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, अमीबा आपका हो गया, एक मिनट हैंग हो गया है टेबलेट, माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रोटिस्टा जगत से, हाँ अभी देखिए अमीबा इसमें अपन लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ जी अमीबा, इसमें अपन अमीबा लिख सकते हैं। अमीबा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी संबंध को अपन लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं साथियों। इसके अलावा अगला प्रश्न है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के जो रेशे हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? आंतरिक फल भीति से, बाह्य दलपुंज से, बीजचोल से या फल भीति से? तो देखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्रश्न में पूछा गया कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो बीज चोल से प्राप्त होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कपास के जो रेशे हैं वो बीज चोल यानी बाह्य आवरण से प्राप्त होते हैं, चूंकि इसका बीज चोल जो वो रेशेदार होता है इसलिए, और बीज चोल से ये प्राप्त होंगे कपास के रेशे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, पेनिसिलियम या ये सभी? देखिए रीट 2016 का प्रश्न है। स्ट्रेप्टोकोकस एक जो वो आपका यहाँ पे से लाभ जीवाणु पूछा है। पेनिसिलियम एक क्या कवक अपन मान सकते हैं, फफूंद जिसको बोलते हैं। तो ये अपने को पूछा क्या है, हालांकि पेनिसिलियम भी लाभदायक ही है लेकिन इस अपने को जीवाणु पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोलस्का में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है? मोलस्का, ठीक है, सर्पिल, अरीय, द्विपार्श्विक या कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर होगा, मोलस्का में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्पिल प्रकार का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो कॉफ़ी साथियों डी यानी बीज से प्राप्त की जाती है, सभी को पता है, ऐड भी आते हैं इसके बहुत सारे। अगला,
अपना प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होती है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा वो होगा तने से। तने से हींग प्राप्त होती है। तने पर एक रेजिन जैसा पदार्थ होता है जिसको सुखा करके जो वो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, हींग बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सिलिकामय, ठीक है, सिलिकामय कोशिका भित्ति पाई जाती है नील हरित शैवाल में, डायटम्स में, कवक में या जीवाणु में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए सिलिकामय पूछा है तो ऑप्शन बी सही होगा, डायटम्स में। बाकी ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। सिलिकामय कोशिका भित्ति या आवरण डायटम्स में पाई जाती है जिसे फ्रक्टूल कहते हैं, सॉरी फ्रस्टूल कहते हैं, फ्रस्टूल कहते हैं। ठीक है, डायटम्स प्रोटिस्टा जगत के सदस्य होते हैं, आपको पता ही होगा डायटम्स जो प्रोटिस्टा जगत के होंगे। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल मोनेरा जगत के हैं, यहाँ पे दे रखे हैं जीवाणु और नील हरित शैवाल मोनेरा जगत के हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपका, और कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन अपने को सिलिका में पूछा है तो डायटम्स रहेगा। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन है एक पादप एंजाइम, जंतु हार्मोन, जंतु एंजाइम या पादप हार्मोन। तो साइटोकाइनिन पढ़ाया हुआ साथियों, बताया हुआ नोट्स में लिखा हुआ है, ये एक पादप हार्मोन है। ठीक है, एक पादप वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, अगर अपन बोले वृद्धि हार्मोन है, पादपों का वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनिन। ठीक है, अगला प्रश्न, रेशेदार मूल का उदाहरण है सरसों, चना, मक्का, गाजर। तो रेशेदार मूल मक्का आपका सही उत्तर होगा, बाजरा, मक्का वगैरह रेशेदार मूल के एग्जाम्पल हैं। अगला आपका प्रश्न है, मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायंत्रण कहते हैं और कायंत्रण का नियमन होता है थायरोक्सिन हार्मोन से, वृद्धि हार्मोन से, एड्रेनलिन से या इंसुलिन से। अब अभी ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमा करके सीटेट में पूछ लिया गया था, जो मैंने आपको अभी करवाया है। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर सीधी सी बात है थायरोक्सिन हार्मोन होगा, क्योंकि जो प्रश्न था अपना, अगर वो एक बार दोबारा मैं आपको बताना चाहूँ तो प्रश्न क्या था अपना, एक मिनट, हाँ जी, प्रश्न था कि जिस तालाब में जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में, एक मिनट प्रश्न को ही निकाल लेते हैं अपन ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। हाँ जी, ये था अपना प्रश्न, जिस तालाब में जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तो आयोडीन। ठीक है, इसीलिए अपन ने किया था, इसको डिटेल से मैंने बताया था आपको। और 29 का प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है, बस थोड़ी सी भाषा अलग है। क्योंकि देखिए मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायंत्रण कहते हैं, कायंत्रण का नियमन होता है थायरोक्सिन हार्मोन से होगा, क्योंकि आयोडीन भी थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ही कायंत्रण होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन अच्छी मात्रा में स्रावित हो इसके लिए जो वो थायराइड ग्रंथि जिम्मेदार है, वो थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन जिम्मेदार है। तो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन सा है, घास, आम, मकई या ये सभी। तो देखिए द्विबीजपत्री पूछा है अपने को यहाँ पे, तो द्विबीजपत्री आम जो है, सॉरी घास जो वो नहीं होगा। द्विबीजपत्री के लिए घास को अपन द्विबीजपत्री नहीं मानते। मकई जो है उसको भी अपन द्विबीजपत्री नहीं मानते। आम जो है वो द्विबीजपत्री आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। बाकी घास और मकई ये सारे के सारे आपके क्या है, एक बीजपत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, केले के पौधे की जड़ है आरोही मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल, अपस्थानिक मूल। केले के पौधे की जड़ों को अपन अपस्थानिक मूल यानी अपस्थानिक जड़ों का एग्जाम्पल अपन मानते हैं, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है, पत्ती, फूल, तना या मूल। तो तने से जो वो जूट प्राप्त किया जाता है, जूट तंतु प्राप्त जो वो किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी में सम्मिलित है वर्गीकरण, नाम पद्धति, पहचान या ये सभी। तो ये सभी रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आपका प्रश्न है कि एक परारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है, ये आरटेट 2011 का प्रश्न। पादप कोशिका में रिक्तिका जो वो बड़ी होती हैं, इस वजह से आपका क्या रहेगा, जो कोशिका है, ठीक है, वो आपकी केंद्रक जो वो कहाँ होगा, परिधि की तरफ होगा, तो परिधीय इसका उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका
बी इसका आंसर रहेगा परिधीय। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से और अगर जंतु कोशिका की बात की जाए तो केंद्रीय आएगा। इसके अलावा निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री पादप है? सेम, चना, मक्का, गन्ना। तो देखिए एक बीजपत्री अपने को पूछा है, एक बीजपत्री के लिए यहाँ पे आपका देखिए मक्का और यहाँ पे गन्ना भी दे, मक्का और गन्ना दोनों जो है वो एक बीजपत्री हैं। सी और डी दोनों यहाँ पे आपके सही आंसर होंगे। सेम और चना द्विबीजपत्री हैं साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? मक्का और गन्ना, ऑप्शन सी और डी दोनों सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? तो गंगा नदी में कोलीफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है जो गंगा नदी के पानी को साफ रखने का कार्य करता है। और अगर पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु उपस्थित है इसका मतलब पानी जो वो प्रदूषित है, तभी ये वहाँ पे पानी को स्वच्छ करने के लिए उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और ये मोनेरा जगत का सदस्य होता है। किसका? मोनेरा जगत का सदस्य होता है, मोनेरा जगत। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही होगा। पंजाब टेट का एक प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सीधा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, कीटाहारी पादप कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया वगैरह भी होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सीधा सा इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका रीट का प्रश्न है, शायद रीट 2017 में जब हमने एग्जाम दिया था उस समय आया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? यहाँ पे आंसर भी दिया गया, अमरबेल इसका आंसर होगा। ठीक है, पूर्ण स्तंभ, स्तंभ के ऊपर ही पाया जाएगा, यूपी टेट 2020। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में, दही बनने में, डबल रोटी पकने में, या गन्ने के रस के किण्वन में। तो देखिएगा इसका उत्तर जो होगा वो डबल रोटी पकने में होगा, क्योंकि इसमें यीस्ट का उपयोग जो वो होता है। यीस्ट आटे के अवायवीय शोषण द्वारा उत्पन्न CO2 गैस के कारण ब्रेड को खोखला कर देता है, एक प्रकार से बना देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइजोबियम, ठीक है, एजोबैक्टर, ये जीवाणु कार्य करते हैं। दही में आपके लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर जो रहेगा साथियों वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये थे साथियों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के टॉपिक के, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके पेपर में आए हुए थे। ये जो प्रश्न था ये यूपी टेट 2019 का प्रश्न था। ठीक है, 2019 का प्रश्न था, 10 नंबर का प्रश्न था, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद करूँगा आपको पसंद आए होंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको अपन अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा प्री रीट 4 का आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, आज आपका पेपर है। और रजिस्ट्रेशन नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों बाकी सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ले सकते हैं, अभी समय है। समय निकल जाने के बाद आप जो वो पछताने के अलावा देखिए कुछ नहीं रहता है, तो अभी समय है, कर सकते हैं। नहीं करना आपकी इच्छा है, करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और किसी टॉपिक के आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।